कर देना। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? राजनीतिक व्यवस्था, यानी इसे आप प्रशासन कह सकते हो। एक तो प्रशासन के बारे में जानना है हमें, प्रशासन कैसा होता था। ठीक है, प्रशासन। उसके बाद प्रशासन जानने के बाद एक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। अच्छा, यहाँ पर इस प्रशासन में राजनीतिक प्रशासन कैसा था और सैन्य प्रशासन कैसा था, वो हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था, और धार्मिक व्यवस्था जानने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो आपको पता है कि इस्लाम था तो हदीस और शरीयत पर चीज़ें निर्भर होकर के चलती थी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रशासन के बारे में कि प्रशासन व्यवस्था कैसे क्या चलती थी और क्या क्या सिस्टम था। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आएगा, प्रशासनिक व्यवस्था से। ठीक है, तो देखो प्रशासन में क्या था कि जैसे ये साम्राज्य है, तो ये साम्राज्य क्या था, एक साम्राज्य छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ होता था, जिन्हें इक्ता कहते थे या जिन्हें सूबा कहते थे। यानी ऐसे करके जैसे ये बट गया, ये एक सूबा हो गया, एक सूबा हो गया, एक सूबा हो गया, ये एक सूबा हो गया, ये ऐसे करके। ठीक है, ये सूबे होते थे, प्रांत होते थे। यानी मैं ये कह सकता हूं सबसे ऊपर क्या हो गया, केंद्र। अच्छा, केंद्र में मेन हेड कौन होगा, वो होगा सुल्तान। सुल्तान। और केंद्र के नीचे जो होता था वो होता था प्रांत। इस प्रांत को क्या कहते थे, इसे इक्ता भी कहते थे। नाम सुना होगा ना, इक्तादार। वो वहां का इक्तादार था, वो ये था, सुना होगा आपने। तो इक्ता भी कहते थे और सूबा भी कहते थे। सूबा भी प्रांत का ही मतलब था कुछ। और यहां का जो प्रमुख होता था, जो प्रमुख होता था उसे सामान्य तौर पर इक्तेदार कह देते थे या सूबेदार कह देते थे। इक्तेदार या सूबेदार ये सब बोला जाता था। इससे नीचे, प्रांत से नीचे एक नई इकाई शुरू हुई थी जिसका नाम होता था सिक। सिक सिक। सामान्य तौर पे सिक का मतलब जो था वो जिले से था, जिला। इसे शुरू करने वाला शासक जो था ना वो बलबन था। ये इकाई जो बनाई थी ये बलबन ने। शुरुआत में जो चीजें बनी थी उसमें केवल दो ही होती थी, केंद्र होता था, प्रांत होता था। लेकिन आगे चल के सिक को भी बनाया गया, मतलब जिला। और इसका प्रमुख जो होता था वो होता था सिकदार। सिकदार होता था। ठीक है, इससे नीचे, सिक से नीचे जो होता था वो होता था परगना। परगना। परगने का प्रमुख जो होता था वो आमिल होता था। आमिल। इसका प्रमुख परगना, परगने का प्रमुख होता था आमिल। यहां दो पद होते थे। जैसे देखो हर जगह पे दो पद होंगे, एक तो जिसके पास प्रशासनिक शक्तियां होंगी और एक जिसके पास वित्तीय शक्तियां होंगी। यानी एक तो आय व्यय का वो सब देखने वाला व्यक्ति, जिसे दीवान आमतौर पे हम बोल देते हैं, और एक दूसरा जो पूरी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करेगा। तो प्रशासनिक शक्तियां जिसके पास होती थी वो होती थी आमिल के पास। प्रशासनिक शक्तियां जो होती थी वो होती थी आमिल के पास। और परगने में एक दूसरा पद होता था मुंसिफ का पद। मुंसिफ। इसके बाद वित्तीय शक्तियां होती थी, यानी दीवानी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, यानी वित्त की पूरी पावर जो थी वो शक्तियां वो किसके पास होती थी, इसके। परगने से नीचे जो होता था वो होता था गांव।
गांव। और गांव के स्तर पे जो लोग व्यवस्था को देखते थे वो होते थे खुद मुकद्दम चौधरी। गांव के स्तर पर जो व्यवस्था को देखते थे, राजस्व वगैरह की, इन सब की, वो होते थे खुद मुकद्दम और चौधरी। चौधरी, ठीक है, ऐसी कुछ व्यवस्था थी। ये कई बार आपसे पूछ लेता है कि बलबन ने कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सी नई इकाई शुरू करी थी बलबन ने, तो ये कौन सी करी थी? सिक। सिक की शुरुआत जो है वो बलबन ने ही करी थी। तो ये व्यवस्था थी। केंद्र, नीचे केंद्र बटा हुआ था प्रांत इक्ता सूबे में, ये बटे हुए थे सिक में, सिक बटा हुआ था परगने में, परगना बटा हुआ था गांव में। तो ऐसी व्यवस्था जो है वो थी। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय व्यवस्था के बारे में। केंद्र में क्या क्या होता था, कैसे कैसे क्या सिस्टम था। आप बनाना चाहो इसको बना लेना, पीछे भी आपके उसमें जगह होगी, जहां पर भी है आप व्यवस्था को बनाना चाहो बना लो। केंद्र, प्रांत, सिक, परगना, गांव, ठीक है। लाइट आ रही है, ठीक है। अब देखिए, सबसे इससे आगे हम बात करते हैं केंद्रीय व्यवस्था के बारे में। केंद्रीय व्यवस्था कैसी थी? रुक जाऊं? हो गया? लिख लिया, नोट कर लिया? अब इसके बाद हम बात करते हैं केंद्र, मतलब केंद्र से करेंगे बात पूरी, कैसे कैसे था। तो बात कर रहे हैं केंद्रीय प्रशासन के बारे में। केंद्रीय प्रशासन कैसा था? केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। तो देखो केंद्रीय प्रशासन में क्या था। केंद्रीय प्रशासन में मेन जो सत्ता की धुरी थी वो था सुल्तान, यानी समस्त शक्तियां, सब कुछ जो थी वो थी सुल्तान के पास। लेकिन सुल्तान का पद जो है वो व्यावहारिक रूप में भले ही स्वतंत्र था, लेकिन औपचारिक रूप से वो कहीं ना कहीं उस पर दो प्रकार के पद अंकुश लगा रहे थे। एक होता था जिसे हम बोलते थे खलीफा, और एक उलेमा वर्ग। उलेमा वर्ग, ये पहले भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया होगा, ठीक है। अब ये क्या थे इसको थोड़ा सा समझो। खलीफा कौन था? तो मोहम्मद साहब के द्वारा आपको पता है कि इस्लाम का उदय हुआ। मोहम्मद साहब के बाद में उनका नेतृत्व जिन लोगों ने किया उन्हें खलीफा कहा गया। मोहम्मद साहब के बाद आपको पता है अबू बकर आए, उसके बाद उमर हुए, उस्मान हुए, अली हुए, उनके बाद कई सारे खलीफा आए। जितने भी लोग थे खलीफा थे। मैं ये कह सकता हूं कि इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य जो थे वो थे खलीफा। अब खलीफा और सुल्तान का क्या संबंध था? खलीफा और सुल्तान का संबंध ये था
कि रियल में कहीं पर भी अगर कोई इस्लामिक शासक बन रहा है तो वो सुल्तान तब माना जाएगा जब वो खलीफा से अनुमति पत्र प्राप्त करेगा, यानी मंसूर प्राप्त करेगा। क्या ये करना जरूरी था? देखो, करना ना करने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। खलीफा बगदाद में है, क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा फतवा जारी होगा या क्या होगा। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर आप मंसूर प्राप्त करते हो तो इस कंडीशन में लोगों में ज्यादा विश्वास बनेगा शासक के लिए। और कभी ऐसी परिस्थिति आएगी, तो कोई गंभीर परिस्थिति आएगी तो शायद हो सकता है कि जनता आपके साथ खड़ी हुई दिखाई दे अगर आपने मंसूर प्राप्त, क्योंकि लोगों का विश्वास इस व्यक्ति पर कैसे हो कि यह सुल्तान बनने लायक है। लोगों का विश्वास किस पर है? खलीफा पर। भाई, जनता का विश्वास तो खलीफा पर है ना, क्योंकि उन्हें तो यह पता है ना कि इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धर्माचार्य ये है। तो इस्लाम में कोई व्यक्ति सुल्तान बनेगा या नहीं बनेगा, उसकी पहचान कौन कर सकता है? वो तो एक खलीफा कर सकता है। तो खलीफा का ये वाला रोल था। और सबसे पहले मंसूर प्राप्त करने वाला जो शासक था उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सबसे पहले मंसूर प्राप्त किया था। ठीक है, इसने जो है वो मंसूर प्राप्त किया खलीफा से, अपने नाम का समर्थन करवाया। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस बात पर कि सबसे पहला शासक जिसने खलीफा से मंसूर प्राप्त किया था, अपने नाम का अनुमोदन करवाया था, उसका नाम था इल्तुतमिश। अच्छा, जरूरी नहीं है हर एक शासक ने जरूरी समझा हो ये काम करे, वो कुछ ने नहीं समझा। मुबारक शाह खिलजी, उसने तो खुद ही को बोल दिया खलीफतुल्लाह। उसने कहा मैं तो अल्लाह का खलीफा में हूं, मतलब उसने स्वयं को ही खलीफा बोला, अल्लाह का खलीफा। अगर आप मुबारक खिलजी की बात करें, उसने नहीं माना। मैंने कहा ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन जनता, सिंपल सी बात है, अगर आपने खलीफा को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो हो सकता है कि जनता भी आपको नजरअंदाज कर दे। तो जो मुबारक खिलजी था, ये मुबारक खिलजी ने तो स्वयं को खलीफा कहा है। इसने तो स्वयं को खलीफा कह दिया, बोले मैं ही खलीफा हूं। और इसने एक उपाधि भी धारण करी थी, शायद आपको पता हो, खलीफतुल्लाह की उपाधि। इसका मतलब समझ रहे हैं? खलीफतुल्लाह, अल्लाह का खलीफा, यानी अल्लाह के बाद दूसरा ओहदा अगर खलीफा का है, क्योंकि खलीफा कौन हुए? मोहम्मद साहब के बाद के प्रतिनिधित्व। मोहम्मद साहब कौन थे? रसूल थे, नबी थे। तो खलीफतुल्लाह की उपाधि ले ली मुबारक शाह खिलजी ने। तो इसने नहीं समझा कोई खलीफा के पद को। अगर आप क्रमशः देखें तो अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी हुआ, ठीक है, आगे चल के तुगलक वंश में शासक हुए। जैसे तुगलक वंश में एफएसटी हुआ, एफएसटी ने उसके महत्व को समझा है, खलीफा के महत्व को, और स्वयं को क्या बताया? खलीफा का लेफ्टिनेंट बताया है। बताया या नहीं बताया? खलीफा का लेफ्टिनेंट बताया। तो ऐसे कई सारे शासक जो हैं वो रहे हैं और ये चीज रही है। तो ये महत्व होता था खलीफा का। उलेमा वर्ग का क्या महत्व था? उलेमा वर्ग, उलेमा वर्ग कौन होते थे? देखो, उलेमा वर्ग आप समझिए, ये इस्लाम के धार्मिक लोगों का वर्ग था जो कि शासन में होता था, यानी दरबार में होता था। दरबार में 3-4 लोग बैठे हैं ऐसे, और वो इस्लाम के जानकार हैं, वो पुस्तकें जानते हैं, वो हदीस को जानते हैं, वो सब, उनको कानूनी पुस्तक पता है इस्लाम धर्म की। अब सुल्तान पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, जानता है, नहीं जानता है, क्या पता। तो जब भी कोई धार्मिक मुद्दा आता था कि सुल्तान के लिए क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, तो वहां पर सलाह देने के लिए एक वर्ग होता था, और वो वर्ग होता था उलेमा वर्ग। तो यहां उलेमा का मतलब क्या हुआ आपका? मैं कह सकता हूं धार्मिक जानकार व्यक्ति, ये जो होते थे, ये होता था उलेमा वर्ग होता था। धार्मिक जानकार व्यक्ति, ये उलेमा होते थे। उलेमा का काम क्या था? क्या ये सुल्तान पर अंकुश लगाने का काम करते थे? हां, ये अंकुश लगाते थे। किस माध्यम से लगाते थे? अपने परामर्श के माध्यम से अंकुश लगाते थे। हालांकि सुल्तान तो निरंकुश है। अगर आप दिल्ली सल्तनत में देखें तो जो सुल्तान का पद था
वो निरंकुश था। निरंकुश जिस पर कोई अंकुश ही नहीं है लगा सकते किसी बात, वो जो चाहे वो करे। भाई चाहे तो ना माने वो किसी की भी, वो सुल्तान है। व्यावहारिक तौर पर सुल्तान ही सब कुछ था। वो चाहे तो खलीफा को ना माने, मुबारक शाह खिलजी ने नहीं माना, वो चाहे तो उलेमा वर्ग को ना माने, लेकिन सामान्य तौर पर वह सुल्तान जो खलीफा और उलेमा वर्ग के महत्व को मानता था, समझता था, तो वो इनके परामर्श के अनुसार काम करता था। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक मूवी देखी होगी जोधा अकबर, देखिए उस मूवी में जोधा अकबर का एक सीन होगा, उसमें हीरो है ऋतिक रोशन है। हाँ, तो एक सीन आपने उसमें देखा होगा, एक छोटी मोटी वीडियो क्लिप आती होगी, उसमें आपने देखा होगा कि अकबर को पता भी नहीं था कि एक कर लिया जाता है हम मुगलों के द्वारा, जिसका नाम है तीर्थ यात्रा कर। नाम सुना है? तीर्थ यात्रा कर। उसे पता नहीं था। वो गया एक दिन भेष बदल करके, लोगों से पूछा शहंशाह के बारे में। उसने कहा ये शहंशाह, ये हमसे तीर्थ यात्रा कर वसूलते हैं, ये करते हैं। उसे पता चला, उसने पूछा ये क्या है। तो वो जाकर के फैसला लेने वाला होता है कि आज से जितने कर हैं जो गैर मुस्लिम लोगों पर, काफिरों पर लादे जा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ईश्वर और उनके बीच में मिलने में वो बाधा प्रकट कर रहे हैं, ऐसे जितने भी कर हैं उनको हटा दिया जाए। उसने तीर्थ यात्रा मंसूर को हटाने की बात करी। उसी में आपने देखा होगा साइड में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, हाजी काजी टाइप के, ठीक है, और वो कहते हैं शहंशाह गुस्ताखी माफ, ये आप क्या कर रहे हैं, हमारा हक है, ये है, वो एक सलाह दे रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, अपने उस परामर्श से वो लोग हो सकता है सुल्तान के फैसले पर प्रभाव डाल दें। अगर उनके कहने से सुल्तान ने अपना फैसला बदल दिया तो आप उसे एक तरीके का अंकुश कह सकते हो। लेकिन वो चाहे चलो भाई हम नहीं मानते, कह दिया उसने उस वीडियो में कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें बेफालतू की दखलंदाजी पसंद नहीं, बोल दिया। तो रह गए उलेमा वर्ग, तो रखा हुआ रह गया। तो कहने के लिए व्यवहारिक तौर पर तो सुल्तान बिल्कुल स्वतंत्र था, वो ना माने किसी की बात, लेकिन समय समय पर उलेमा वर्ग का प्रभाव रहता था। क्योंकि जब कोई भी बात होती थी तो जानकारी किससे ली जाएगी? उलेमा वर्ग से ली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट चलता था। ये तो बात हो गई एक तरीके से औपचारिक बातें, खलीफा की बात, उलेमा वर्ग की। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। ये बातें तो देखो, उलेमा वर्ग जो राय वगैरह रखता था ना, ये धार्मिक मुद्दों पे रखता था, ये प्रशासनिक मुद्दों पे थोड़ी ना रखेगा। किसका इक्तादार किसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये काम इसका थोड़ी होगा उलेमा वर्ग का। ये तो धार्मिक मुद्दे वाली बात आई, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, या इस्लाम में ये चीज हराम है या क्या है, ऐसे मुद्दों पे राय उलेमा वर्ग देता था। तो धार्मिक मामलों में राय देने के लिए उलेमा वर्ग होता था। और खलीफा का मतलब कोई राय वगैरह से नहीं था, वो तो केवल और केवल क्या था, अपने पद को, मतलब कि अपने पद के अनुमोदन करवाने के लिए एक श्रेष्ठ पद था खलीफा। प्रशासनिक चीजों में राय देने के लिए, जैसे क्या करना सही रहेगा, कौन सा अभियान सही है गलत है, इसके लिए एक प्रकार की एक व्यवस्था होती थी, एक परिषद होती थी, एक मंत्री परिषद आप उसे कह सकते हैं, संसद आप उसे कह सकते हैं, जिसका नाम होता था मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत। प्रशासनिक जानकार व्यक्ति, बड़े बड़े ओहदे वाले व्यक्ति जो होते थे, वो इस मजलिस ए खलवत का पार्ट होते थे। इसमें सब होंगे, सब बड़े ओहदे, जो बड़े बड़े विभागों के प्रमुख थे। दीवाने विजारत का प्रमुख वजीर, दीवाने अर्ज का प्रमुख आरिज, दीवाने इंसा का प्रमुख होगा, दीवाने रसालत का प्रमुख होगा, सबके हेड इसमें बैठेंगे और वो बात करेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो एक तरीके की आप इसे क्या मान सकते हैं, एक तरीके की आप इसे संसद कह सकते थे कि सुल्तान को परामर्श, प्रशासनिक कार्यों में परामर्श देने के लिए एक मजलिस से खलवत होता था। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब मेन बात करते हैं कि जो प्रशासन चलता था केंद्र का,
वो विभागों के द्वारा चलता होगा। तो कौन कौन से विभाग होते थे, कैसा क्या होता था, उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, जैसे सामान्य तौर पर आप देखते हैं अभी क्या है, आप ऐसे मान लो, अभी आपके देश में तो हालांकि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, अभी आप ऐसे समझ के देख लो कि देश का प्रमुख एक हो गया। ठीक है, आप ऐसे मान लो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के पास अपनी मंत्री परिषद है, जितने भी मंत्री हैं वो सब अलग अलग विभागों के प्रमुख हैं, वो मंत्री मंत्रालयों के प्रमुख हैं। तो ये हो गया मजलिस खलवत, ये हो गए प्रधानमंत्री, वजीर आजम यानी सुल्तान, और बाकी अब मैं बात कर रहा हूं जो प्रमुख विभाग कई सारे थे, लेकिन जो प्रमुख विभाग थे ना दिल्ली सल्तनत में जो दिखाई दिए हैं, वो प्रमुख विभाग केवल 4 थे। वो कौन कौन से विभाग थे मैं उन पे बात कर रहा हूं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभाग जिनके माध्यम से सब काम होता था, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभाग, ये 4 विभाग होते थे और भी, लेकिन प्रमुख 4 ही थे। 4 दीवाने विजारत, दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, ये किसने बनाया था बताओ? वलवन ने बनाया था ना, सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज। दीवाने इंसा, दीवाने इंसा और दीवाने रशालत, 4 विभाग थे ये। और इसमें सबसे प्रमुख विभाग जो था वो था दीवाने विजारत, ये सबसे प्रमुख विभाग था। क्यों विभाग था सबसे प्रमुख? क्योंकि वित्त की देख रेख, वित्त का पूरा लेखा जोखा, सब कुछ जो होता था वित्त का, वित्त मतलब समझ रहे हैं पैसा, इसे आप मान सकते हैं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उस समय की। जैसे आज है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री, कितना बड़ा काम है। फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर सिस्टम ना हो उसके पास, कोई सा विभाग नहीं चलने वाला, बजट का सब काम उसके पास है। तो पूरा कितना खर्च कहां होना है, क्या करना है, उस पूरे को, उसका पूरा मेजरमेंट करने का काम जो है वो वित्त का पूरा देखरेख करने का काम दीवाने विजारत करता था। और इसका प्रमुख कौन होता था पता है आपको? वजीर। हालांकि वजीर भी 2 प्रकार के देखे जाते थे, वजीर तौफीद, वजीर तनफीद, लेकिन खैर अभी इतना समझिए आप कि वजीर होता था, इस वाले का नाम ये दीवाने विजारत, प्रमुख होता था वजीर। दीवाने अर्ज कैसा विभाग था बताओ? ये विभाग था सैन्य विभाग, ये सैन्य विभाग था। ठीक है, ये था सैन्य विभाग, सेना का विभाग पूरा, हर चीज, सेना के रसद की जिम्मेदारी, सेना में भर्तियां होनी हैं, वो सब इसे ही करना है। चाहे दाग और हुलिये की प्रथा का संचालन हो, दाग व हुलिया, तो उसे कौन चलाएगा? उसे भी ये करेगा। भर्ती प्रक्रिया होनी है, सैनिकों की भर्ती होनी है, वो भी, घोड़े भर्ती करने हैं, जो भी कुछ करना है वो सब काम कौन करेगा? वो दीवाने अर्ज करेगा। और ये किसने बनाया था? बलबन ने। उसने किसको खत्म कर दिया था? तुर्काने चहलगानी को, चालीसा को उसने समाप्त कर दिया था। एक और जो प्रमुख पद था, मतलब प्रमुख विभाग था, उसका नाम था दीवाने इंसा। ये था भैया सचिवालय, ये सेक्रेटरीट था सचिवालय। सचिवालय का क्या काम होता है पता है आपको? जितने भी मंत्रालय हैं उनमें सब में दस्तावेजी काम जितना भी कुछ होता है वो सब सचिवालय में होता है। पत्र व्यवहार का काम, सूचना, आपको क्या लग रहा है मंत्री जाएगा सूचना लेके दूसरे मंत्रालय में कहीं लेके जानी है, कुछ भी जाना है, वो सब काम सचिवालय करता है। हर मंत्रालय का एक सचिवालय होता है, यानी हर मंत्रालय का एक अपना सचिवालय है। ठीक है, कहने का मतलब ये नहीं अलग अलग ही वो बने हुए हैं, कहने का मतलब ये है केंद्रीय सचिवालय में सब सचिवालय आ गए, लेकिन हर मंत्रालय का सचिव होगा, हर मंत्रालय से जुड़े काम
वो सचिव और उसकी निगरानी में होंगे और वो उस मंत्रालय का सचिवालय हो गया। बात समझ रहे हैं? तो हर मंत्रालय का होता है जिसमें पूरा पत्र व्यवहार कहीं से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब, और उसका प्रमुख कौन होता है? सचिव। और कितना बड़ा ओहदा होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। और कौन पहुंचते हैं वहां तक? जो आईएएस बनते हैं। जब आप आईएएस क्वालिफाई करते हैं तब आप वहां तक पहुंचते हैं, सचिव तक पहुंचते हैं। तो ऐसे लगा लेते हैं ना, ये इस पार्टी का सचिव है, ये सचिव है। सचिव, रियल सचिव कौन होता है समझ रहे हैं आप? अगर किसी के सेंट्रल मिनिस्ट्री के सचिवालय का सचिव जो है, मुख्य सचिव, अगर गुजर जाए यहाँ से ना, तो जितने जिले हैं, जितने जिलों से वो गुजरेगा, जितने जिले में अफसर हैं, जितने आला अधिकारी हैं, एक नंबर के आईएएस वगैरह, सब वो खड़े हो जाएंगे केवल ये कि एक झलक पड़ जाए उसकी हम पे भी कि हम भी हैं। केवल एक बार नजर पड़ जाए, नजर। वो उतना बड़ा ओहदा है, आप सोच भी नहीं सकते वो कितना बड़ा ओहदा है। गृह मंत्रालय के सचिव की आप पावर समझते हैं क्या है? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। इस समय तो होम मिनिस्ट्री सुल्तान के पास ही थी। जितनी भी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, दुनिया भर की, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये वो दुनिया भर की, आप सोचो सब गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। जितनी भी हैं पूरी फोर्स की बात कर रहा हूं, वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो सीआरपीएफ का चीफ होगा, सीआईएसएफ का चीफ होगा, आईटीबीपी का चीफ होगा या नहीं? इन सबके चीफ होंगे जितनी है। और आप सोचिए कि ये सब सेना गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं, और गृह मंत्रालय का जो मेन हेड है सचिव के स्तर पे, वो गृह मंत्रालय का मुख्य सचिव है। मतलब उसका एक फैसला सोचो किस लेवल का है, वो सब फोर्सेस से ऊपर है। तो आप अंदाजा नहीं लगा। अब आप कहो जी सबसे ऊपर तो गृह मंत्री है, वो तो है ही, वो तो आका है, तो बहुत बड़ी चीज है ना। लेकिन दो बड़ बात हम करते हैं, पढ़े लिखे ओहदे में और वैसे में, वो मंत्री है, वो जनप्रतिनिधि है, उसे आज आना है कल चले जाना है, ये तो परमानेंट है। वो अलग बात है कि ये ऑर्डर को फॉलो करेगा। ऑर्डर को फॉलो क्या करेगा? राय देने का काम ही ये करते हैं। मंत्री खुद से थोड़ी ना सोचेंगे। आपको क्या लग रहा है पॉलिसी कौन बनाते हैं? पॉलिसी आपको क्या लग रहा है? जितनी पॉलिसी बन रही है, जितने बिल बन रहे हैं, आज ये बिल आया संसद में, कल ये बिल आया, परसों ये बिल आया, ये बैठ करके अमित शाह, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी तीनों बैठा बनाते होंगे। चलो भाई आज हम वो बनाएंगे और ले आओ जाओ चाय वाय, आज बिल वो थोड़ी बनाएंगे। उन्होंने तो केवल ये कहना, केवल अपने वो काम दे देना है कि भैया ये काम होना है। अगर गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है तो गृह मंत्रालय में जितने सचिवालय है वो तैयार करेगा क्या बिल होना चाहिए, क्या नियम, क्या कानून होने चाहिए, वो पॉलिसी बनाएगा। पॉलिसी बनाने का काम उसका होगा। कोरोना के टाइम में आपको क्या लग रहा है स्वास्थ्य मंत्री बना रहे होंगे बैठ करके गाइडलाइन वगैरह, ये सब वो कौन कर रहा होगा? ये होम मिनिस्ट्री के जो सचिव होंगे वो काम कर रहे होंगे। ठीक है, वहां पर जब एक आईएएस जाता है ना सचिवालय में, तब उसे पता चलता है कि वहां आईएएस की कोई पूछ नहीं होती। छोड़ो क्लर्क वो अलग बात है, आईएएस डीएम की वहां कोई पूछ नहीं होती। कोई पूछता नहीं है, बैठा है तो बैठा ही है, क्या बैठा है वो बैठा है, वो सब वहां पे आईएएस ही हैं जितने हैं, वो सब, वो कोई पूछ नहीं है। अभी तो नया है बस, ठीक है, बैठा है, नया लौंडा है अभी, तो वो बेचारा झेप के बैठा रहेगा वहां, क्या अभी बना है। हाँ, अगला था दीवाने इंसा, ये था सचिवालय। यानी इसका काम मेन क्या होता था? पत्र व्यवहार का काम, पत्र व्यवहार का कार्य। क्या डाक व्यवस्था के लिए वो एक अलग से सिस्टम था। वो एक्चुअली वो सेना का काम था जो डाक जाती थी, तो वो अर्ज का काम था, दीवाने अर्ज का काम। ठीक है, क्योंकि वो जिम्मेदारी ना वो सेना की थी, तो वो जगह जगह जो सुरक्षा चौकियां होती थी वहीं पर उनकी एक सिस्टम होता था, वो पहुंचाने का काम जो होता था। बात समझ रहे हैं? तो पत्र व्यवहार, ये वो वाला पत्र व्यवहार मतलब एक विभाग से दूसरे विभाग में कोई बात होनी है, वो होना है, ये होना है, तो वो सब काम इसके द्वारा होता था, दीवाने इंसा के द्वारा। अगला था दीवाने रसालत।
ये एक तरीके का जो विभाग था ये था विदेशी विभाग, ये विदेश मंत्रालय था या विदेशी विभाग कह दो इसे। ये विदेशी संबंध को देखता था, दीवाने रसालत। और कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये वाला विभाग जो है ये धार्मिक कार्यों को भी देखता था, लेकिन ज्यादा साक्ष्य इस संबंध में है कि दीवाने रसालत का मेनली काम जो हुआ था, जो मेनली काम था वो विदेशी संबंध से था। विदेशी संबंध मतलब दूसरा कोई राज्य है उसके साथ जो भी वार्ता चल रही है, दूत भेजना, वो सब काम जो चलता था वो इधर से चलता था। कोई वार्ता दल भेजना है, संधि वार्ता दल भेजना है, कुछ भी करना है तो वो सब काम इधर से होता था। बात आई समझ में? तो 4 विभाग ये मेन पिलर थे दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय व्यवस्था के। इसके अलावा कुछ अन्य विभाग हैं, छोटे छोटे विभाग जो काम करते थे। ठीक है, वो कौन कौन से विभाग थे उसमें आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं। कई सारे विभाग थे, जैसे एक था दीवाने मुक्त खराज। ठीक है, ये किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, पता होगा आपको। ये किससे जुड़ा हुआ था? भू राजस्व से। ये भू राजस्व से जुड़ा हुआ था। ठीक है, भू राजस्व से जुड़ा हुआ था ये। ठीक है, ये दीवाने मुक्त खराज। ऐसे ही आगे चल के कई सारे विभाग बने, जैसे एक विभाग बना दीवाने इस्तिहाक। आगे चल के देखो सबसे ज्यादा विभाग जो आपने देखे होंगे ना वो एफएसटी के समय देखे होंगे। कई सारे विभाग बने हैं। पेंशन विभाग उसने बनाया, रोजगार कार्यालय उसने बना दिया। ठीक है, तो उसने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। अब ये जितने नए विभाग हैं जो आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, ये एक काम कर देना उससे कि ये ना जो नोट्स हैं इसकी पीडीएफ उस पर भी डाल दें, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी देख लेंगे उसको। ठीक है, हाँ देखो अब आ जाओ आप यहाँ पर जो विभाग हैं। ये है विभाग इधर इधर लिखे हुए हैं अधिकारी और कार्य, नीचे विभाग लिखे हुए हैं। अधिकारी छोड़ो, नीचे क्या लिखे हुए हैं? विभाग। दीवाने मुक्त खराज लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, मेनली जुड़ा हुआ किससे था? भू राजस्व से। जो बकाया वगैरह है उनसे जमा करवाना, वो सब काम दीवाने मुक्त खराज का होता था। दीवाने इमारत, ये है पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग। दीवाने इमारत काम क्या होता था? किसने बनाया होगा खुद बताओ, कौन बनाएगा? अलाउद्दीन बनाएगा। अच्छा, ये जुड़े कार्य सही है। इसे जो लोक निर्माण विभाग को सही से शुरू किया है वो किया है एफएसटी ने, लेकिन इसकी शुरुआत जो करी थी वो करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे पहले निर्माण कार्य, सड़क वगैरह का निर्माण कार्य कराने के लिए जो है वो अलाउद्दीन, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसे बहुत सारे काम करे थे। ऐसे एक काम उसने किया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए। सार्वजनिक वितरण पीडीएस सिस्टम होता है ना, जैसे कोटे वाला सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो ये भी जो शुरू किया था ये भी किसने किया था? आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन ध्यान रखना, लोक निर्माण विभाग को प्रॉपर तरीके से लागू करने वाला, शुरू करने वाला जो शासक था वो कौन था? आपका ये था, एफएसटी था। और इसने तो कितनी चीजें बनवाई आपको पता है, सड़कें बनवाई, सराय बनवाई, वो सब काम किया। ठीक है, नेक्स्ट अगला दीवाने वकूफ। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नीचे वाला इंपॉर्टेंट है दीवाने इस्तिहाक। क्या था दीवाने इस्तिहाक? पेंशन विभाग, दीवाने इस्तिहाक। तो कौन कौन से हो गए? एक दीवाने मुक्त खराज हो गया, एक दीवाने इमारत। ये कैसा था? ये लोक निर्माण के कार्य के लिए था, लोक निर्माण के कार्य के लिए। ठीक है, सबसे पहले किसने बनाया? अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये वाला भी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद एक था दीवाने वकूफ। ये जो बीए के कागजात होते थे, जो कुछ भी बीए होना था वो सब होता था, उसको पूरा देखने का काम, उसकी जांच करने का काम जो है ये ऑडिट विभाग था, आप ऐसे मान लो।
ये ऑडिट विभाग था, ऑडिट विभाग। जैसे अभी क्या होता है ना, अभी ऑडिट किया जाता है, तो अभी ऑडिट करने का काम जो है सामान्य तौर पर कौन करता है, आपका कैग करता है, सीएजी करता है। उस समय पे दीवाने वकूफ की जो खर्च दिखाया है वो सही था या नहीं था? दीवाने अर्ज ने दिखा दिया इतना पैसा खर्च हुआ है, दीवाने इंसान ने दिखा दिया इतना, तो वो सही है या गलत? उसकी जांच करने के लिए जो विभाग था वो था दीवाने वकूफ। एक था दीवाने इस्तिहाक, ये था पेंशन विभाग, पेंशन विभाग। ये कुछ विभाग है, इसमें ये वाला तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वकूफ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला हो सकता है मैं भी आपसे पूछ ले, इस पे स्टार लगा लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मुक्त खराज 2 पे लगा लेना। बाकी पेंशन विभाग वो वैसे ही पूछेगा आपसे, नाम नहीं देगा उसका, वो ऐसे ही पूछ सकता है पेंशन विभाग की स्थापना किसने करी थी, तो ये आप इसमें देख लेना, लिखे हुए हैं नीचे। ऊपर लिखे हुए हैं कुछ अधिकारी, लिखे हुए हैं ठीक है। अब देखो ऊपर मुशरिफ ए मुमालिक और मुस्तौफी ए मुमालिक, अब ये अधिकारी हैं, ठीक है। जो पहले वाले का काम है वो काम है अकाउंट मेंटेन करना, लेखे जोखे को व्यवस्थित करना। नीचे वाले विभाग हैं और इन्हीं विभागों के अधीन तो ये काम करते थे। जैसे दीवाने वकूफ है तो इसी के अधीन ये दोनों अधिकारी काम करेंगे। और ये दीवाने वकूफ जो विभाग था ये किसके अंडर में काम करता था? दीवाने विजारत के, क्योंकि सबसे ऊपर राजस्व का जो है वो है दीवाने विजारत, उसके नीचे दीवाने वकूफ। और दीवाने वकूफ में कई सारे अधिकारी काम करते थे, जिसमें प्रमुख अधिकारी मुशरिफ मुमालिक और मुस्तौफिक मुमालिक, ठीक है। 2 अधिकारी हैं। महालेखाकार, प्रांत एवं विभागों में प्राप्त आय का लेखा जोखा, मतलब कितनी आय आ रही है उसका लेखा जोखा रखने वाला है। अगला है मुस्तौफी मुमालिक महालेखा परीक्षक, समझ रहे हैं, जांच करने का काम तो अधिकारी करेगा ना, बहु अलग बात है कि उसको विभाग देखेगा, लेकिन जांच करने का काम तो कोई अधिकारी ही करेगा। नीचे इस पे स्टार लगाओ, किस पर? अमीर आखुर पर। अमीर, इसमें केवल पूछने वाला अगर आपसे कोई पूछेगा ना तो वो केवल और केवल 2 पूछ सकता है, एक मुहस्सिब और एक अमीर आखुर, बस, और छोड़ दो, ठीक है। एक अमीर आखुर किसका प्रमुख था? ये अधिकारी अस्वसाला का। और पता है ना रजिया के समय इस पद पर कौन था? कौन? मलिक याकूत था। और एक मुहत्सिब, ये 2 पद इंपोर्टेंट है अधिकारियों में, एक अमीर आखुर, अमीर आखुर, और एक मुहस्सिब। अमीर आखुर अस्वसाला का प्रमुख है, जो घुड़साला होती थी अस्वसाला होती थी। और जो मुहस्सिब है ये नैतिक नियमों के लिए जिम्मेदार होता था, नैतिक नियमों के पालन के लिए जिम्मेदार, के लिए जिम्मेदार। यानी जितने भी अधिकारी हैं, लोग हैं, वो सब नैतिक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसे करवाने का काम मुहस्सिब करवाता था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एग्जाम में ये वाला ये पूछा हुआ है। और ये शायद एक लड़के ने भी मेरे से पूछा था, जब वो टेस्ट सीरीज चल रही थी ना, जो अजीम सर वाली चल रही थी एसएससी के पेपर से पहले, तो याददाश्त ठीक है तो ध्यान आ जाता है, तब उसमें ये क्वेश्चन दिया था एक बच्चे को, और उसने मेरे से पूछा था कि सर ये कि अधिकारियों के नैतिक नियम की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी? तो उसमें था वो, उसमें मुहस्सिब था, ठीक है। देखना आप सीट में, उसमें ऐसा क्वेश्चन होगा एक दिया होगा, जिसके पास सीट रखी होंगी, वो जो इवनिंग में चल रहे थे ना टेस्ट, उसमें तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बात आई समझ में? तो इतना जितना मैंने आपको बताया है, इतना एक बार आप यहां तक पूरा पढ़ो, प्रशासन, ठीक है।